नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, बीएमसी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसको लेकर के एसआईआर इस समय देश में एक बड़ा मुद्दा है तमाम राज्यों में। बिहार में एक बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन अब ये कितना बड़ा मुद्दा है, कितना बड़ा नहीं है, ये इस पर तो बहुत सारे सवाल अब उठ रहे हैं। इस बीच में महाराष्ट्र के अंदर एक नया खेल दिखाई दे रहा है। बीएमसी इलेक्शंस को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, उन तैयारियों में भी एसआईआर एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता हुआ दिख रहा है। कुछ इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। आदित्य ठाकरे ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी सौंपी है। उस चिट्ठी के साथ कई सारे सबूत भी पेश किए हैं। जरा दर्शकों के लिहाज से विस्तार से हम समझना चाहेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या खेल है। महाराष्ट्र में एसआईआर को लेकर के ऑलरेडी बहुत बवाल हो चुका है। एसआईआर नहीं, वोट चोरी को लेकर के बहुत बवाल हो चुका है। विपक्ष कह चुका है, राहुल गांधी कह चुके हैं। उसके बावजूद भी इतना बड़ा खेल आखिर चुनाव आयोग क्यों करेगा? क्या चुनाव आयोग को ये समझ में नहीं आता है कि अब तो चीजें खुल चुकी हैं, पकड़ में आ जाएंगी? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक बार जो आदत बन जाए ना तो उसको फिर दोबारा से वापस उसमें आना, करेक्शन के मोड में आना बड़ा दिक्कत हो जाती है। वरना लोग पूछेंगे कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का 2024 में, उसमें तो आपको इतनी जबरदस्त 90% की स्ट्राइक रेट मिली थी, 90% प्लस की। और अब ऐसा क्या हो गया कि मुंबई महानगर पालिका के अंदर आपकी ये दिक्कत आ गई। तथ्य सुनिए और दर्शकों को खुद फैसला करने दीजिए कि बेसिकली करने का खेल क्या है। जो ड्राफ्ट लिस्ट बनी है बीएमसी चुनाव की, दे आपको पता है मुंबई महानगर पालिका जो है वो देश की रिचेस्ट कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और कुछ राज्य जो छोटे राज्य हैं उनके तो बजट से ज्यादा बीएमसी का बजट होता है। ये दर्शकों के लिए जरूरी है जानना। अब आप जानकर हैरान होंगे कि खेल क्या है। आपने सुना होगा एक वोटर की दो जगह वोट, तीन जगह वोट, चार जगह वोट। बीएमसी के अंदर जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है उसमें ये रिकॉर्ड सात सात बार तक का गया, यानी कि एक मतदाता का 7 बार तक नाम रजिस्टर्ड है। और ऐसे जो डुप्लीकेटेड वोटर्स हैं उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। 10 लाख से भी ज्यादा, यानी कि 10.6% ऑफ द टोटल वोटर्स उसमें डुप्लीकेशन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। उसके बाद देखिएगा, चौंकिएगा मत, 26,319 ऐसे बड़े घर हैं जहां एक घर में 10 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। आपको पता है अगर 10 से ज्यादा वोटर किसी घर में होते तो स्पेशली वहां जाकर के ग्राउंड सर्वे की रिपोर्ट करनी होती है। और यहाँ मुंबई बीएमसी चुनाव में कुछ घर तो इतने बड़े हैं कि उनके घर, उस एक घर के एड्रेस पर 1,000 से ज्यादा मतदाता है। कल्पना कीजिएगा, 1,000 से ज्यादा मतदाता है। ये त्रुटि नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल की धोखाधड़ी है। और 7 लाख मकान ऐसे हैं जिसका बार बार इस देश में अब जिक्र आने लगा है कि 7 लाख मकान ऐसे जिनके मकान संख्या का विवरण ही नहीं है, यानी कि हाउस नंबर 0। ये नया मॉडल है जो ज्ञानेश गुप्ता लेके आए। फिर उन्होंने बड़ा शर्म निरपेक्षता के साथ, आपको ध्यान होगा उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ये वो लोग हैं जिनके घर नहीं होते, जो पुलों के नीचे रहते हैं, लैंप पोस्ट के नीचे रहते हैं। ऐसे घरों की संख्या आप सोच लीजिएगा कि 7 लाख मतदाता ऐसे। तो ये टोटल जब डुप्लीकेशन की वोट 10% से ऊपर ज्यादा है, जो अपने क्या नाम है बड़े घरों वाली जो मैंने बताया 26,319 बड़े घर है, वो संख्या 8,32,326 है। और 7 लाख मतदाता ये है तो 25% वोट तो हो गया ना भाई। इतना ही चाहिए खेल करने के लिए, या इसके अलावा भी कुछ चाहिए? तो बीएमसी चुनाव की तैयारी पूरी कर दी गई है। और चुनाव आयोग जो अभी तक इस देश के अंदर ये माना जाता था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वो है, वो विशुद्ध तौर पर एक सर्कस चला रहा है एक पर्टिकुलर रिजल्ट पाने के लिए। इसमें अब कोई शक नहीं है। और जो ये चीज मैंने आपको बताई है, इसको लेकर के जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं वो बाकायदा चुनाव आयोग से मिले कल, राज्य चुनाव आयोग से सारे का सारा मेमोरेंडम दे करके आए। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी जो अपील का समय है 7 दिन का होता है, आपको पता है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऑब्जेक्शन रेज करने का, तो उसको आप बढ़ा करके 21 दिन कर दीजिए ताकि सब लोग इसमें अपना डिटेल्स जारी करके, ये तो सबका काम है। तो उसके बावजूद उस पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ये जो फाइंडिंग्स मैंने आपको बताई हैं ये अकेली किसी एक पार्टी की नहीं, पॉलिटिकल पार्टियों की हैं, मीडिया की हैं और नागरिक संगठनों की है कि किस तरीके से ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और जांच के बावजूद भी चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा, राज्य चुनाव आयोग। तो मतलब बड़ा साफ है कि जो प्री डिटरमिन्ड चुनाव का परिणाम कहते हैं उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है बीएमसी के चुनाव में। आपको पता है कि उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या है, कितने रिच बॉडी है वो, उसके लिए कितनी आपस में जद्दोजहद रहती है।
उस सारे के बीच में ये तथ्य अपने आप में बड़ा रेलेवेंट हो चला है कि क्या इस देश में अब चुनाव ऐसे ही होंगे क्या? और अगर ऐसे ही चुनाव होंगे तो फिर माफ कीजिए, फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? फिर तो आप डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई फला तारीख में फला आदमी को डिक्लेयर कर दिया, बात ही खत्म होगी। तो ये एक नया मॉडल अब ऊपर से नीचे तक आपने लोकसभा के चुनाव में देखा, उसके बाद विधानसभाओं के तमाम चुनाव के अंदर देख रहे, और अब बीएमसी तक ये बात आ गई। तो जो इस देश का जो इलेक्टेड डेमोक्रेसी थी, इलेक्टरल डेमोक्रेसी थी, उसको इलेक्टरल ऑटोक्रेसी को एक बार बाकायदा ऑर्गेनाइज स्वरूप देने की एक फाइनल कोशिश मुझे लगता है। अगर ये बीमारी अगर बीएमसी तक भी चलेगी तो फिर बचेगा क्या, ये सोचने की जरूरत है। ये अपने आप में बड़ा चिंता का सवाल है। लेकिन सर जो 10 लाख का आपने एक आंकड़ा दिया, कई सवाल है 10 लाख का जो आपने आंकड़ा दिया, तो क्या ये 10 लाख वोटर्स को डुप्लीकेट वोट या फर्जी वोट खुद चुनाव आयोग डलवाना चाहता है? आखिर इन सारे एक्सरसाइज का फायदा क्या है? अगर ये 10 लाख डुप्लीकेट वोटर्स उसमें रह ही जाते हैं तो फिर इस एक्सरसाइज की जरूरत क्यों है? एक अतिरिक्त बोझ बढ़ाने की जरूरत क्यों है देश के लोगों पर? क्योंकि भाई अल्टीमेटली कोई भी संस्था हो, पैसा तो देश के टैक्स पेयर्स का ही खर्च कर रही है, तो फिर क्यों जरूरत है? 10 लाख अगर ये फर्जी वोटर्स हैं तो ये इन वोटों के जिम्मेदार किसको माना जाएगा? क्या ये सीधे तौर पर, या सीधा सवाल ये नहीं है कि ये 10 लाख वोटों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बनती है कि 10 लाख फर्जी वोट वो बीएमसी इलेक्शन में डलवाना चाहते हैं? इसमें आपको कहां शक है? जब महाराष्ट्र का जो मेन चुनाव हुआ विधानसभा का, लोकसभा के जस्ट बाद 5 से 6 महीने के बाद आपने देखा था, जब पूरे स्टेट के अंदर 40 लाख पर प्लस वोट जोड़ दिए गए 4 से 5 महीने में, तो उसके बाद वो वोट अब हटे कैसे? वो तो इन्होंने ही डलवाए ना, सारा का सारा मैनिपुलेशन तो तभी हुआ था। तो उसको अब एकदम हटाओगे तो समस्या है कि भाई वोटर कहां चले गए। तो ये सारी की सारी एग्जिस्टिंग लिस्टों के अंदर प्रॉब्लम है। और ये सारा खेल कब सामने है? जब ये बीएमसी चुनाव के लिए ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है। तो उसमें पॉलिटिशियंस ने भी, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, मीडिया ने भी, नागरिक संगठनों ने भी, उन सब ने उस ड्राफ्ट लिस्ट को स्कैन करने के बाद तब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सारा खेला करने की तैयारी है। और बाकायदा राज्य चुनाव आयुक्त, मैंने फोटो भी भेजा है, दिखा दीजिएगा दर्शकों को, राज्य चुनाव आयुक्त से मिले हैं आदित्य ठाकरे। उसके बावजूद भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और इंटरनल सूचना ये आ रही है कि चूंकि ये इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल क्योंकि अब तो चोरी खुलेआम पकड़ी गई, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए हो सकता है 1-2 हफ्ता चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाए बियॉन्ड 31 जनवरी। और उसके लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस दौरान तक चुनाव कराइए बीएमसी का। उसमें अगर कोई वो होते फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक फॉर्मल बुलाना पड़ेगा कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते या वोटर लिस्ट की रिवीजन के कारण हमें ये कुछ देर के लिए अनुमति दी जाए, और वो अनुमति लेकर के फिर चुनाव को हफ्ता 2 हफ्ता उसको पोस्टपोन करने की बात इंटरनल सोर्सेज से सामने भी आ रही है। यानी कि चोरी पकड़ ली गई है, अब वो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा उसके ऊपर सारा ध्यान। सर लेकिन क्या इससे डैमेज कंट्रोल हो जाएगा? क्योंकि अभी एक चीज देखिए, दूसरा पहली चीज तो मैं ये समझू कि क्या डैमेज कंट्रोल की आवश्यकता है? क्योंकि राज्य जब चुनावों में इतने बड़े खुलासे होते रहे तो कौन सा बदलाव हो गया? क्या बदल दिया ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने, चुनाव आयोग ने? कौन सा उनके रवैये में परिवर्तन आ गया? जिस तरीके से एक के बाद एक शिकायतें रखी जाती हैं, तमाम सबूतों के साथ शिकायतें दी जाती हैं, चुनाव आयोग के कान पे जू तक नहीं रेंगती है, उसमें से किसी का कोई जवाब नहीं आता है। ऐसे में पहली चीज तो ये कि वास्तव में क्या इसकी जरूरत चुनाव आयोग महसूस करेगा? चुनाव आयोग किसी तरीके का दबाव लेने को तैयार है? पहला सवाल तो ये। दूसरा कि क्या इन सारी चीजों से अगर 2 हफ्ते टाल ही दिए जाएंगे तो इससे क्या वो ये चोरी छुप जाएगी, काम चल जाएगा? नहीं, चोरी छुपाना भी कोई मकसद नहीं है। किसी तरीके से व्हाइट वॉश करना होता है ना, कि कोई चोरी पकड़ी, कोई गलती होगी तो आप उसको ठीक तो नहीं करेंगे तो तय मान के चलिए, लेकिन ठीक करते हुए प्रतीत होना चाहते हैं। दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है। ज्ञानेश गुप्ता ने जो बड़ी लाइन खींची है केंद्रीय चुनाव आयोग ने, चाहे वो लोकसभा 2019 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, चाहे उसके बाद जो विधानसभाओं के तमाम चुनाव हुए, बिहार चुनाव देखिए ना कौन कौन से जो सक्सेसफुल मॉडल इन्होंने लागू किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, ये 6 तो कर चुके हैं ना बिल्कुल सक्सेसफुली। तो अब बीएमसी में करने में इनको क्या परेशानी है? एक थोड़ा सा अंतर यह है राम प्रकाश जी, कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, और जो कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग के जिम्मे होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो जो जो एक वोटर लिस्ट बनी है तो एरिया तो वही रहेगा ना। मुंबई बेसिकली उसका डिलिमिटेशन अलग हो सकता है, वार्ड वाइज डिलिमिटेशन अलग हो सकता है। वोट तो जो खेल तब किया गया था वो तो एग्जिस्ट करता है ना अब भी।
अब उसमें समस्या क्या है कि जो ये चोरियां पकड़ी गई हैं, 10 लाख डुप्लीकेट वोटर और ये सारी की सारी, अगर आप इनको बल्क उसमें हटाते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव के ऊपर रिफ्लेक्शन जाएगा कि वही बात जो हम बात करते हैं बार बार, कि लोकसभा में जो सूची ठीक थी उसके बाद अब एसआईआर की जरूरत क्यों पड़ गई आप। तो अब आप देखिएगा कि जब विधानसभा के अंदर जो लिस्ट ठीक थी और वो सारी चोरियां अब यहां पकड़ी जाएंगी, इसलिए उसमें किस तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया जाए। बाकी तो इनको पता है, देखिए डिजायर्ड रिजल्ट लेने की तकनीक इस देश में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आज की तारीख में, सत्तारूढ़ पार्टी और उसके अलायंस के लिए, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। तो इसमें किस तरीके से व्हाइट वॉश कर दिया जाए इस सारे के सारे खेल को, इसका प्रयास जरूर होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे। और दोनों ही दिखते हैं, एक मैंने जैसे बताया कि जो वहां चोरी की थी अब उसको यहां कैसे छुपाए, नंबर एक, और जो वहां परफॉर्मेंस रही थी विधानसभा के अंदर उसको अब यहां कैसे मेंटेन करे, दो चुनौती होगी ना। तो उसमें अगर वोटर लिस्ट आपने ठीक कर दी तो वो आपका जो रिकॉर्ड था वो खराब हो जाएगा, सारी की सारी चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, फॉल्ट लाइन्स कि वो भी गड़बड़ थी और असलियत ये है। तो फंस गया है बीच में ना महाराष्ट्र की सरकार कहीं ना कहीं, कि अब चुनाव तो चूंकि कराना पड़ेगा, बीएमसी का लंबे समय से ओवरड्यू है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो अब ड्राफ्ट जो पहला ही कदम जो है वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, उसी के अंदर खेल है सारे का सारा। दूसरा आपको पता है कि जो आरक्षण वाला मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस पर भी आज चर्चा की, शाम तक की गुंजाइश है कि पता नहीं किस टाइम को, वो अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो वो केस अभी तक टेकअप नहीं हुआ है। तो कई तरह की चीजें हैं, चोरी पकड़ी गई उसको ठीक करे तो फंसे, नहीं करे तो फंसे। तो फेस सेविंग कैसे करेगा महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्शन कमीशन बीएमसी में, ये बहुत बड़ी चुनौती फडणवीस सरकार के लिए भी है, भाजपा के लिए भी है और उनके सारे अलायंस के लिए भी है। वरना तो फेस सेविंग बचेगी नहीं ना, फेस बचेगा ही नहीं। अगर ठीक कर दी तो रिजल्ट का पता है गड़बड़, और नहीं ठीक की तो वैसे गड़बड़, तो लोगों को पता लग गया। तो इस सारे में दे हैव बीन कॉट बिटवीन द डेविल एंड द सी, ये सारी की सारी स्थिति वहां पे। नहीं, ये जो 10 लाख फर्जी वोटर्स की बात हो रही है, जो आंकड़ा सामने आ रहा है, ये क्या ये वही वोटर्स हैं जो विधानसभा इलेक्शंस में बाहर से ला करके, जो फ्लोटिंग वोटर्स के तौर पर जिनको देखा जा रहा था, जिसमें से काफी सारे लोगों को बिहार शिफ्ट कर दिया गया होगा, या कहीं और ले जाया गया होगा, या कुछ लोगों को पश्चिम बंगाल एडजस्ट किया जा रहा होगा, क्या ये वही फ्लोटिंग वोटर्स हैं? 10 लाख की बात अगर हम करें, आंकड़ा देखें तो? नहीं, ये डुप्लीकेट वोटर्स है, डुप्लीकेट वोटर्स, एक वोटर के नाम दो वोट, एक आदमी के नाम एक वोट, दो वोट, अप टू 7 वोट एक्स्ट्रा, सात बार 7 जगह बढ़े हुए, वो उस तरह का 10 लाख का जो वायदा है, वो जो संख्या है उसमें वो है। और 8,32,000 वो मतदाता है जो बड़े घरों के अंदर एक एक पते पर 1,000 एड्रेस, 500 एड्रेस, उन दोनों के अंदर ये अंतर है। जो 10 लाख से प्लस का फिगर है वो डुप्लीकेट वोटर्स का है, कि एक व्यक्ति के 7-7, 6-6, 5-5 जगह पे वोटर लिस्ट में नाम है, तो वो पकड़े गए हैं। और इसका सिंपल तरीका क्या था कि केंद्रीय चुनाव आयोग के पास डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, 1 मिनट में उसको अप्लाई कीजिए, सारे डुप्लीकेट वोटर्स बाहर। लेकिन आपने देखा वो ना बिहार के अंदर यूज किया, और जब पूछा गया कि आपने डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों नहीं यूज किया, तो गणेश गुप्ता का जवाब भी सारे देश ने सुना था कि अगर कोई 2 जगह वोट डालेगा तो कानून अपना काम करेगा, बात ही खत्म। जब आपके पास सॉफ्टवेयर है तो उसको अप्लाई क्यों नहीं करते आप, और जब गणेश गुप्ता नहीं करते हैं तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों करेगा, इसलिए उसने नहीं किया, परिणाम आपके सामने है। अब सर एक चीज बताएं, इससे चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, इससे फायदा क्या होने जा रहा है? अगर वो जरा, मैं उसको मोडस ऑपरेंडी जो होता है उसको समझना चाहता हूं कि ये अगर एक आदमी का नाम 2 जगह है, 3 जगह है, 4 जगह है, कोई बीएमसी इलेक्शन ऐसा तो है नहीं कि 7 फेज में होगा, 9 फेज में करा लेंगे कि वो यहां से घूम करके वहां चला जाएगा, वोट कर लेगा। तो आखिर उसका इस्तेमाल क्या होगा, कैसे उसका उपयोग कर पाएगी इलेक्शन कमीशन अपने पसंदीदा गठबंधन के लिए या अपनी पसंदीदा पार्टी के लिए? नहीं, ये टेक्निक्स तो सारी रामप्रकाश जी, अगर मुझे और आपको पता लग जाए फिर तो ये सारे खेल में करते कैसे हैं, वही तो एक चीज है ना। जिस तरीके से जो इन्होंने अनोखे अंदाज हर एक स्टेट के लिए, स्टेट स्पेसिफिक अलग अलग तरीके से करते हैं, वो पकड़ में आ जाए फिर तो कहानी समझ में आ जाएगी। अभी तक तो क्या करते हैं कि जैसा आपने बताया, बंगाल के इलेक्शन, हरियाणा के वोटर्स, फलाने के वोटर्स, यहाँ के वोटर्स, वहां के वोटर, ये तो यहीं के वोटर्स है ना भाई। एक ही आदमी की 4 वोट, 5 वोट, 7 वोट, तो वो कैसे घूम घूम के वोट डालता होगा, सवाल तो वो है ना, कि क्या उसकी उंगली पे निशान लगाए जाते होंगे, या कि उन्होंने कोई और व्यवस्था कर रखी है। ये तो साफ है ना कि ड्राफ्ट लिस्ट में एक ही व्यक्ति का 7-7 बार नाम है, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है। और इंटरनली जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट को थोड़ा सा ठीक करने में, ड्राफ्ट लिस्ट में, इसमें अभी समय लगेगा और हो सकता है चुनाव को हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता टालना पड़ जाए।
तो वो सारे का सारा जो व्हाइट वॉशिंग एक्सरसाइज है उसमें अभी समय लगने की उम्मीद है। सर बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई चुनाव आयोग को, केंद्रीय चुनाव आयोग को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस दिए गए, अभी तक उस पर कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या स्टेट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो आदित्य ठाकरे की चिट्ठी पर कार्रवाई कर पाएगा, कुछ काम कर पाएगा? और अगर वो करेगा तो फिर तो पूरा भांडाफोड़ हो जाएगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर जो विपक्ष है उसके पास क्या हथियार बचेगा, क्या ऑप्शन बचेगा? फिर तो वही होगा जो बिहार में हुआ। नहीं, विपक्ष के पास तो देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपके अदालत में चले जाइए, कुछ नहीं होगा। चुनाव आयोग में कल गए थे वो, सारे के सारे सबूत देखे कि क्या हो गया। वरना तो उसी टाइम कुछ कहना चाहिए था ना स्टेट इलेक्शन कमीशन को, हम देख रहे हैं। आपने 7 दिन से 21 दिन का टाइम मांगा है, चलिए 21 दिन का नहीं 14 दिन का टाइम हम आपको ऑब्जेक्शन के लिए बढ़ा देते। कुछ तो पॉजिटिव चीज बाहर आए। उस समय ना आए, अब तो 24 घंटे हो गए। वो सारी चीजें तो हो नहीं रही ना। इसलिए मैंने आपको एक बात मैं हमेशा से कह रहा हूं, जब से हमने ये सारा खेल देखा है, बेसिकली राम प्रकाश जी, आप इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, वहां आपकी सुनवाई नहीं है। चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे ज्ञानेश गुप्ता हो। बिहार के चुनाव के अंदर जो फ्रीबीज बांटने का खेल था, चुनाव के फर्स्ट फेज के बाद भी, सेकंड फेज के दिन तक भी महिलाओं के खाते में सरकारी पैसा आ रहा था, और चुनाव आयोग ने वो होने दिए। तो किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, तारीख मिल जाएगी जाके, तब तक बीएमसी का चुनाव हो जाएगा, बात ही खत्म होगी। तो सिस्टम ऐसा बन गया है कि रूलिंग पार्टी का जहां पर हित प्रभावित होता हो, वहां पर कोई आपकी अपील दलील बची नहीं। ऐसे में केवल एक तरीका, जो ये महात्मा गांधी वाला एक तरीका है, कि हिट द रोड्स, सड़कों पर उतरना पड़ेगा अगर आपको डेमोक्रेसी बचानी है तो। नहीं बचानी तो जो चल रहा है वो पूरे देश पे धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। थोड़े से दिन की बात और है, पूरे 400 पार क्या 500 पार करने की भी, जो अगर ये जो एसआईआर और जो वोटों के खेल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है 400 पार भी रुकेंगे? 500 पार भी क्रॉस कर सकते हैं ये लोग। और इस काम के लिए बाकायदा ज्ञानेश गुप्ता जैसे तमाम लोगों ने बाकायदा एक पूरी तैयारी की है, रणनीतिक तैयारी की है। उसमें सामने कुछ होगा, असलियत कुछ होगी। बिहार के परिणाम आपने देख लिए, 202 सीटें आई है एनडीए की। उनमें से 128 सीटों का परिणाम तो आपको पता है क्या है, किस कारण से आया है वो? तो बाकी कितनी बची? 74। इतनी तो गुंजाइश थी बीजेपी की और उसकी जेडीयू की मिला करके। तो 128 सीट तो वो है जो उस एसआईआर का परिणाम है, जो सिलेक्टिव जो वोट काटे गए। 128 तो अब तो सबूत हो गया। वित्त मंत्री के जो पतिदेव है निर्मला जी के, उन्होंने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बता दिया, चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक। मैंने आपकी बात नहीं, अब तो उन्होंने भी बता दिया। बाकी सारे विश्लेषक तो कर ही रहे। तो अगर यही डेमोक्रेसी रहनी है तो फिर तो चाहे 500 प्लस कर लीजिए। आपने सुनी होगी ना चिराग पासवान की बात, कि हम तो 225 सीटों पर, 243 सीट कुल थी, हम तो 225 सीटों पर जीतने की उम्मीद थी। तो भाई फिर तो 243 ही जीत लेते, फिर कोई रोक थोड़ी रहा था आपको। जिस तरीके से 202 जीते हैं, वैसे 243 भी जीत सकते हैं। थोड़ा सा ही तो खेल और करना है। तो केंद्र के लिए तो वो किस हद तक जाएंगे, इसका भी आपको सहज अंदाजा हो सकता है। नहीं तो इसको इसको सर भाजपा का बड़प्पन माना जाए या चुनाव आयोग की कमजोरी मानी जाए? नहीं नहीं, चुनाव आयोग और भाजपा तो दोनों सेम ही चीज है ना आज की तारीख में। भाई चुनाव आयोग की गलतियां पकड़ी जाती है, चोरियां पकड़ी जाती है। चुनाव आयोग कभी अपनी गलती को डिफेंड करता है क्या? कौन डिफेंड करता है? भाजपा डिफेंड करती है। चुनाव आयोग के पक्ष में आज तक आपने बीजेपी को छोड़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हुए देखा है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का तो पहला गठबंधन सहयोगी कोई अगर है फुल टाइम, तो वो चुनाव आयोग ही तो है। पहले राजीव अग्रवाल थे, उससे पहले सुनील अरोड़ा थे, अब ज्ञानेश गुप्ता है। बताइए, अगर कोई धोखा हो तो इसमें कोई चीज को डिस्कस की जा सकती है। मतलब ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अभी और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि 243 में से कुछ सीटें विपक्ष के पास चली गई हैं, तो बीएमसी में वो गलती ना हो उसको भी मॉनिटर कर लें। और फिर पश्चिम बंगाल तो है ही भाई, अगर ठीक से मेहनत करें तो पूरी सीटें मिल सकती हैं। तो ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता को समझना चाहिए। मुझे लगता है भाजपा को इस पर सीरियस होकर के बात करना चाहिए कि आखिर ये पेन क्यों लेना पड़े, क्यों हमें आंकड़े बताने पड़े। अमित शाह बिहार में 160 सीटें बताते हैं और चिराग पासवान 225 की उम्मीद लगाए बैठे थे। तो ये क्या चिराग पासवान को अमित शाह की गणित पर भरोसा नहीं रह गया है? ये सवाल फिर वहां पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि फिर भाजपा इस पर मेहनत करे और ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अच्छे टास्क दे, ठीक से वो अपना काम एग्जीक्यूट कर पाए, इसके लिए उनको ऐसा एटमॉस्फेयर बना करके दे। मोदी जी ने तो दे ही दिया है कि भाई आप हर चीज से मुक्त हैं, कोई टेंशन मत लीजिए, आप ना आज कोई कार्यवाही में आते हैं ना कल कार्यवाही में आ पाएंगे, इसलिए आप खुल करके खेलिए, अच्छे से परफॉर्म करिए। खैर मन सर, एक चीज और, जिस तरीके से ये ड्राफ्ट लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर्स की बात सामने आई है, पूरे देश में एसआईआर चल रहा है इस समय,
तो जब एक बीएमसी इलेक्शन में वोटर लिस्ट ऐसे तैयार हो रही है, तो पूरे देश में जब एसआईआर कराएंगे तो उस डेटा को क्या करेंगे आप? उस जब सीमित क्षेत्र में, सीमित आंकड़ों के बीच में जब आप डुप्लीकेट वोटर्स को छांट नहीं पा रहे हैं, तो पूरे देश में कैसे छांट लेंगे 140 करोड़ की आबादी वाले नहीं देश में? नहीं राम प्रकाश जी, ये मंशा का अंतर है। अगर आप छांटना चाहो तो क्लिक ऑफ ए बटन अवेलेबल है ये फैसिलिटी। जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ मुझे, आपको या गणेश गुप्ता को या किसी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कुछ करना थोड़ी है। डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में तो एक बार वोटर लिस्ट डालना सर है, एक वो एक चीज प्योरीफाई होकर और, निकल जाएगी। सर जरा निकाल नहीं मुझे ये चाहते का बता दीजिए, ये जी। डीडुप्लीकेसी सॉफ्टवेयर कब बना था, किसने ये बनवाया था? इलेक्शन कमीशन हैज ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्टेड दैट दे हैव दिस डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद देम। वो अपने हम्म। इन हाउस उससे बनवाते हैं। उसका मुझे और आपका हम्म। कोई, वो तो उनके पास ऑलरेडी है वो टेक्निक। उन्होंने हम्म। बिहार में जब, आपने देखी ना स्टोरी क्या थी, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ओपनली ये सवाल भी पूछा कि साहब आप एक बात बताइए, आपने एसआईआर किया, बड़ी अच्छी बात है, उसमें जो कमियां पहली थी उस वोटर लिस्ट में आज भी उतनी कमियां हैं बिहार वाली में, और वोटर लिस्ट का डुप्लीकेशन आज भी है। तो आपने डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज क्यों नहीं किया? आपको ध्यान नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था गणेश गुप्ता से। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर दूसरी जगह कोई वोट डालता है तो कानून अपना काम करेगा। बताइए, कानून पे छोड़ के हजारों मुकदमे दर्ज कराना मंजूर है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेंगे। इसके पीछे की मंशा देख लीजिए ना आप क्या है। और चुनाव आयोग तो राम प्रकाश जी अब बहुत आगे चला गया है। आपको कल की शायद, वेस्ट, आप बाहर थे, आपने शायद वेस्ट बंगाल सीओ का कारनामा नहीं देखा होगा। वेस्ट बंगाल सीओ पता है आपको क्या कर रहे हैं? बिहार, वेस्ट बंगाल के अंदर जो एसआईआर चल रही है अभी, उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल चला दी कि भाई हमें 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर डेटा फीड करने के लिए, और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। तो उसमें सवाल यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो सरकारी ऑलरेडी हैं, रेगुलर या पार्ट टाइमर डेटा एंट्री ऑपरेटर, उनकी सेवाएं क्यों नहीं ले रहे हो? क्या उन्होंने ममता सरकार को कहा कि हम ये एसआईआर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर हमें चाहिए? क्योंकि डीसी के लेवल पे सारी चीजें हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है। तो उन्होंने वो मांगने की बजाय उन्होंने इंडिपेंडेंट आरएफपी जारी कर दिया। और दूसरा, आपको पता है जो वोटिंग बूथ होते हैं, वो सारे के सारे या तो सरकारी जगह होती है या अर्ध सरकारी जगह होती है। उन्होंने चिट्ठी जारी करके डीसी से ये पूछा है वेस्ट बंगाल के अंदर सीओ ने कि ये बताइए कि प्राइवेट जो जो है क्या बोलते हैं हाउसिंग सोसाइटीज, प्राइवेट जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, उनकी रिकमेंडेशन कीजिए कहां कहां पर वोटिंग बूथ हो सकते हैं। कभी सुना है आपने निजी क्षेत्र के अंदर निजी जगह पर कहीं वोट पड़ते हुए? तो हर स्टेट के अंदर वहां की जरूरतों के मुताबिक नए नए खेल चुनाव आयोग अपने हिसाब से कर रहा है। और वो जो 1000 वोटर मैंने बताया ना आपको, 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर मांग रहे हैं, उसमें खासियत क्या है? 1 साल के लिए। एसआईआर तो 2.5 महीने में खत्म हो जाएगा, 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो 1 साल के लिए क्या करेंगे आप उनका? तो ये सारी की सारा जो खेल है राम प्रकाश जी, ये टॉप टू बॉटम पूरे का पूरा खेल किसी और पर्पज से किया जा रहा है, एक डिजायर रिजल्ट पाने के लिए। और वो रिजल्ट किसके पक्ष में है, उस पर मुझे और आपको बहुत ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं है। वो हर चुनाव के बाद साबित होता जा रहा है कि अब लोकतंत्र जो है वो नहीं था, है जो लोकतंत्र जो इस देश ने देखा है। अब लोकतंत्र वो है जो चुनाव आयोग तय करेगा कि हमें किसको जिताना है और वो जीत जाएगा। तो उसके लिए चाहे जो करना पड़े वो कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने इस बारे में जो चिट्ठी लिखी है, वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे, वो भी दर्शकों को दिखाइएगा कि उन्होंने पिछले 3 दिनों में दूसरी चिट्ठी लिखी है कि ये हो क्या रहा है। जब हमारे पास ऑलरेडी वोटर, वो अपने डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, आप बाहर से कैसे हायर करेंगे, क्यों करेंगे? और 1 साल तक उनका क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या बंगाल सरकार के पास नहीं? तो ये खेल क्या हो रहा है? हर एक स्टेट में, हर एक स्टेट की जरूरतों के मुताबिक नित नए खेल हो रहे हैं। और आपको पता है जैसे बिहार सिंगल पॉइंटेड एजेंडा था, जैसे महाराष्ट्र एजेंडा था, जैसे हरियाणा एजेंडा था, वैसे ही सबसे बड़ा एजेंडा बंगाल का है। अगर बंगाल का खिलाफत है बीजेपी करती है, चाहे ये के प्रकरण जैसे भी, उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं है ना। ये चीज देखनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, चाहे वो बीएमसी तो एक बहुत छोटी चीज है, ये उसको नहीं छोड़ रहे, वेस्ट बंगाल को तो छोड़ेंगे कैसे? तो किसी भी स्टेट के अंदर आप जाइए, वहां पर ये सब खेल चल रहे हैं। बिल्कुल, अब ये पूरा खेल जो है वो इन किन प्रकारेण भाजपा की जीत के लिए है, उसके हिसाब से। और ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है समझना, मुझे लगता है दर्शकों के लिहाज से, और दर्शकों को, कि हर हर चुनाव के लिए एक अलग मॉडल है, एक अलग मॉडल डेवलप किया जा रहा है, एक अलग तकनीक निकाली जा रही है कि कैसे वोट चोरी को अंजाम देना है।
अब इसके बावजूद अब जनता क्या समझती है क्या नहीं समझती है, कितना बड़ा मुद्दा ये बन पाता है, क्योंकि फिलहाल इस मुद्दे का बहुत इम्पैक्ट बिहार इलेक्शन के अंदर नहीं दिखा, जबकि वोटर अधिकार यात्रा में व्यापक समर्थन जो है वो मिला राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को। सवाल बड़ा है, देखिए बीएमसी चुनाव में क्या होता है, आदित्य ठाकरे इससे कैसे पार पार पा पाते हैं। महाराष्ट्र के लोग जो विधानसभा चुनाव में अपने लुटे हुए वोटों के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब बीएमसी क्षेत्र वाले लोग क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।